सो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो अगेन आपकी काजू मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए धमाकेदार और शानदार सेशन लेकर। देखो, पढ़ाई कितना भी कर लो, यदि रिवीजन और टेस्ट ना दिया ना तो फील नहीं आती कि भैया तुमने पढ़ा भी है। तो इसी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन। आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर क्विक रिवीजन के बिना चैप्टर कंप्लीट हो भी जाए तो फील ही नहीं होता ना कि भैया चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बस उसी क्विक रिवीजन में जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लो अपने चैप्टर फर्स्ट को। इस चैप्टर में मैं चैप्टर फर्स्ट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जिससे डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। चाहे आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आप लोग ये क्लास देख सकते हो। ये सभी के लिए है, ठीक है। यदि आप क्लास 12th बिहार बोर्ड से कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का। बता रही हूं मैं, आप भी सही, आप लोग जो है ना हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हुए चलना, ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके अलावा कभी भी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा गौरव बैच, आपका सबसे बेहतरीन बैच। जो बच्चे क्लास 12th इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच ने बहुत सारे टॉपर्स दे दिए हैं। और यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने में है कि हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। 1915 1915 से लेकर 1948 तक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स, दैट मीन्स भारतीय राजनीति को किसने संभाला था। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटिक्स को 1915 से लेकर 1948 तक हमारे प्यारे बापूजी ने, है ना, दैट मीन्स कि महात्मा गांधी ने संभाला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश। सादा जीवन उच्च विचार किसके ऊपर निर्भर करता है, बताइए मुझे। सादा जीवन उच्च विचार किसके ऊपर निर्भर करता है? टेल मी एवरीवन विच वन इज द राइट वन, जल्दी जल्दी बता दो। सादा जीवन उच्च विचार कौन सी सभ्यता का ये थिंकिंग है? तो सादा जीवन उच्च विचार जो है इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग डैश प्रेफर द स्पिरिचुअलिज्म टू द मेटलिज्म्स। कौन है जो आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा प्रेफर करता है? कौन है जिसने कहा कि सच्चाई की राह पे चलो, दिखावा में कुछ नहीं है? किसने कहा था इस चैप्टर में, बताइए, बता दो जल्दी जल्दी बता दो। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। चैप्टर पढ़े हो ना, पूरा पढ़ाया है मैंने, तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है हमारा कि महात्मा गांधी होगा मैम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन इज आस्किंग कि हु यूज द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। किसने सच्चाई को और अहिंसा को अपना परमो धर्म हथियार बनाया और अंग्रेजों से हमें आज़ाद करवाया और अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका? कौन है जिसने सच्चाई को और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर हमें अंग्रेजों से आज़ाद करवाया? विच वन इज द राइट आंसर? कौन था जिसने सच्चाई और अहिंसा को अपना हथियार बनाया? कौन था? तो हमारे प्यारे से बापूजी, दैट मीन्स की हमारे गांधी जी, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग गांधी जी वेंट टू चंपारण इन अ डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे? इन विच ईयर गांधी जी जो है, इन विच ईयर गांधी जी वेंट टू चंपारण? टेल मी एवरीवन विच वन इज द राइट आंसर। गांधी जी चंपारण में कब गए थे, किस ईयर में गए थे? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? गांधी जी जो थे ना 1917 में कब गए थे? चंपारण गए थे 1917 में, ठीक है। अगला सवाल क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यूरोपियन सभ्यता थी, जो या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, हमारे गांधी जी ने, हमारे पूर्वजों ने ये बोला कि हमें उनसे दूर रहना है, क्योंकि यदि हम उनसे ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? बर्बादी है ना। तो दैट मीन्स दे आर द मॉडर्न सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन रियून, ओके, दैट मीन्स कि वो एक क्या है? बर्बादी है। एज अ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश वन अनदर। हमारी सभ्यता हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना सिखाती है, बताइए। हमारी जो सभ्यता है वो क्या कहती है? गुस्से से रहो एक दूसरे के साथ, प्यार से रहो, कैसे रहो, बताइए मुझे। विच वन इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया,
क्या हो जाएगा सही जवाब? हमारी सभ्यता कहती है हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए सिखाती है। अगला है कि कौन है जो बड़े बड़े शहरों को बेकार समझता है, वो समझता है कि वहाँ पर लोग जाकर फंस जाते हैं, वो अच्छी ज़िंदगी लीड नहीं कर पा रहे हैं। कौन है बताइए मुझे जो ये सोचता है कि बड़ी बड़ी शहर जो है वो बेकार है और वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं, याद रखना, ठीक है। ट्रू होम रूल को एंजॉय कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज द राइट वन? टेल मी एवरीवन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या मस्त बवाल बच्चे हो। चलो राइट आंसर दे दो। कौन, किसने कहा था? हमारे पूर्वजों ने कहा था, है ना। पूर्वजों का इंग्लिश होता है एंसेस्टर, ठीक है। फोर फादर इज आल्सो नोन एज अ पूर्वज, ठीक है। एंसेस्टर एंड फोर फादर का मीनिंग क्या होता है? पूर्वज। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्या है? कौन है जो छोटे से गांव में खुश है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, जो कहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी शहरों में नहीं जाना बिकॉज वहाँ पे लोग हैप्पी लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आई एम एंजॉइंग माई ट्रू होम रूल इन स्मॉल विलेजेस। छोटे से गाँव में गृह सत्य नियम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट किसका था? चलिए बताइए बताइए बताइए, किसका था बच्चा? बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर एंसेस्टर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कि गांधी जी के अनुसार गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गांधी जी के अनुसार गुजराती में सभ्यता का क्या मतलब होता है? बताओ मुझे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन इन गुजराती? टेल मी एवरीवन। गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सभ्यता का मतलब एक ही होता है, अच्छा व्यवहार। गुड कंडक्ट इज द मीनिंग ऑफ द गुड सिविलाइजेशन इन गुजराती। इज दिस ओके? डन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चंस के अलावा आपसे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दैट वन इज मोर इनफ फॉर यू गाइस। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सॉरी दिस वन इज द रॉन्ग वन, तो इसको हटा दो पहले, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आपका पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने वाला सवाल है। सवाल है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस? गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि मानव का दिमाग एक बेचैन पक्षी है? आखिर क्या चीज़ है जो मानव के दिमाग को बेचैन बनाता है? तो महात्मा गांधी जो तो है ना, वो अनुभवी आदमी थे और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, ये रीज़न है क्योंकि जितना हम उसे देते हैं द मोर इट वॉन्ट। दैट मीन्स कि हम जितना उसे देंगे वो उतना और मांगेगा, हम जितना उसे देंगे वो उतना और मांगेगा, और देने के बाद भी असंतुष्ट रहेगा, अनसेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। गांधी जी को ऐसा एहसास होता है कि हम जितना ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में घुसेंगे, हमारा क्या होगा? हम उतने ज़्यादा बेलगाम हो जाएंगे, हमारा मन उतना ज़्यादा बेलगाम हो जाएगा। तो बढ़ती हुई इच्छा हमारे मन को बेचैन पक्षी बनाता है, रेस्टलेस बर्ड बनाता है, ठीक है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है? Why did our ancestor dissuaded us from the luxury and the pleasure? Did they do the right thing? क्या हमारे पूर्वज जो हमें मना करते थे कि ज़्यादा खुश मत रहो, आराम की ज़िंदगी मत जियो, क्या वो ऐसा करके सही करते थे? और ऐसा करते थे तो वो क्यों करते थे? तो हमारे पूर्वज जो है उन्होंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है और उन्होंने ये चीज़ देखा है कि खुशियाँ पैसों पर निर्भर नहीं करता है। वेल्थ दैट मीन्स लग्जरी पैसों पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुत सारे अमीर आदमी तो है हमारे देश में परंतु वो खुश नहीं है, अनहैप्पी है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पुअर पीपल बट वो खुश है, बहुत सारे गरीब इंसान खुश है। तो पैसे पे खुशियाँ निर्भर करता तो गरीब कभी खुश नहीं रह पाता, राइट। इसी के लिए उन्हें ऐसा लगा कि खुशियाँ जो हैं वो हमारे मेंटल एक्सपीरियंस दैट मीन्स हमारे मानसिक अनुभवों पे क्या होता है, निर्भर करता है। इसी के लिए उन्होंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखते हुए उन्होंने हमें मना किया कि नहीं, हमें ज़िंदगी को जीने के लिए पैसे या आराम ज़रूरत नहीं है, हमें आराम भी निश्चित मात्रा में करना है, और ज़्यादा यदि हम आलस करने लगेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है? हाउ डिड अवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे पूर्वज गृह सत्य नियम को कैसे एंजॉय करते थे? तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो गृह सत्य नियम को इसलिए एंजॉय कर पाते थे क्योंकि वो लग्जरी और प्लेजर से ज़्यादा अटैच नहीं थे, वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे और आगे बढ़ते थे, इसीलिए वो ट्रू होम रूल गृह सत्य नियम को क्या करते थे, इंजॉय करते थे, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों का क्या है बच्चा कि हाउ डिड अवर एंसेस्टर व्यू द लार्जर सिटी, व्हाई वर दे सेटिस्फाई विद द स्मॉल विलेजेस? हमारे पूर्वज जो है वो छोटे से गांव में खुश थे
बड़े से गांव में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनके देखने की नज़रिया बड़े शहरों को किस तरीके की थी, मतलब वो बड़े शहरों को किस नज़रिए से देखते थे। तो हमारे पूर्वज जो है उनको लगता था कि बड़ा शहर एक जाल है, ट्रैप है, ठीक है, क्या है, जाल है और बेकार है, वहाँ पे लोग जाकर अच्छी ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी शहरों में बड़े बड़े लुटेरे रहते हैं, अमीर लोग गरीब लोगों को लूट लेते हैं। इसी के लिए वो कहते हैं कि द बिग सिटी एंड द लार्ज सिटी इज़ यूजलेस, पीपल कांट बी लीड द हैप्पी लाइफ देयर, वहाँ पे लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो स्मॉल विलेजेस, जो छोटे से गांव में लोग रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आप लोगों का सवाल आता है एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग, जो कि 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज कि भैया ये कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ना मैंने चैप्टर पढ़ाया है, उसमें समरी करवाया है। गाइस कुछ नहीं करना है, आपको इसमें समरी लिखना है। अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। इस लाइन का क्या मतलब है, कौन से चैप्टर में लिखा गया है, ये लाइन के राइटर कौन है, यही चीज़ बतानी है। तो आपको लिखना है, ये लाइन पता चल गया तो आप लिखोगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंपोज बाय महात्मा गांधी। इन दिस लाइन द पोइट द ऑथर, यहाँ पे आप पोइट की जगह पे क्या लिख लेना, ऑथर लिख लेना, ठीक है। द ऑथर वांट टू से दैट। उसके बाद क्या करना है, सिंपल चीज़ है कि उन्होंने हमें ये बताया कि पैसों के ऊपर खुशियाँ निर्भर नहीं करता है, अदरवाइज बहुत लोग अमीर है फिर भी वो ना खुश है, बहुत लोग गरीब है फिर भी वो खुश है। वो अनुभवी इंसान है, जानते हैं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बताया कि हैंड फीट का यूज़ करो, हाथ पैरों का, और ज़्यादा आलसी मत बनो। आलसी बनोगे तो गुलाम बन जाओगे, किसके, आलस के। तो आप हाथ पैर का इस्तेमाल करो, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, दैट्स ऑल। तो ये सारी लाइन कहाँ पे लिखी गई है, समरी में लिखी गई है। कुछ नहीं करना है, समरी के लाइंस को लिख देना है। अब आपके मन में आएगा कि मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो भैया दिस वन इज माय टेलीग्राम, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए गाइस। आपको टेलीग्राम पे न्यू अपडेट्स, इसका पीडीएफ और सारी चीज़ें मिलते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें। होपफुली आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, इसी तरीके की आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट चाहिए क्या। और साथ में मुझे आप ये भी बताओगे बेटा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि फेरो जो था ना वो किस पे रूल करता था, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने उसमें बताया था कि जो फेरो था, ठीक है, जो फेरो जो था ना वो किस पे रूल करता था, कौन सी जगह पे रूल करता था। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि फेरो रूल ऑन डैश व्हाट, वो डैश का आंसर क्या होगा। तो कमेंट में आंसर बताना मत भूलना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ। एंड थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और बने रहिए अपनी प्यारी सी अपनी काजू मैम के साथ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आंसर देकर जाना, पहले 3 बच्चा जो आंसर देगा मैं उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय।